सो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, कई बार in such a social system, the FETP electoral system can mean that the dominant social groups or caste can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented. कई बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा जैसे कुछ ऐसे जैसे एससी हैं, एसटीज हैं, ये कई बार अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाती हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम इनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन लेके आए, ठीक है, लोकसभा के अंदर, और इन्हें सीट्स दें, इनके लिए रिजर्व करें सीट्स, ताकि इनको ऐसा फील हो कि हाँ हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। ऐसा नहीं क्योंकि हम कम है पॉपुलेशन में तो हम बिल्कुल अनरिप्रेजेंटेटेड ही रह गए, हमारा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में आया, पर ये कहाँ से आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में आइडिया? सो क्या है बेसिकली, जो ब्रिटिशर्स है वो एक सिस्टम लेके आए थे जिसका नाम है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिस्टम है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट देंगे, हिंदू हिंदूज को वोट देंगे, जो जिस कम्युनिटी के उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट को वोट देंगे। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम इतना सुटेबल नहीं लगा क्योंकि इससे डेमोक्रेसी नहीं रह। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या करा, सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेके आए कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस तरीके से रिजर्व करेंगे सो दैट उनको अनरिप्रेजेंटेटेड फील ना हो, एससीज को, एसटीज को। अब हमने ये तो सोच लिया हम करेंगे, बट हम कैसे करेंगे, किस बेसिस पे आप उनको करोगे? मतलब कुछ तो तरीका होगा, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा या कुछ कुछ तो प्रोसेस होगा। तो इन्होंने इस पैराग्राफ में ये बोला है कि वो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे करेंगे कि एससी की क्या पॉपुलेशन है किस स्टेट में, उस हिसाब से हम उनकी सीट्स रिजर्व कर देंगे स्टेट वाइज। एंड सिमिलरली एसटीज के साथ, एसटी एससी दोनों की हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन, जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यही था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को वो सही नहीं लगा, तो हम लेके आए कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उनसे हल्का सा इन्फ्लुएंस होते हुए। फिर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली उनके लिए आया था जो कि ऑप्रेस्ड या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जैसे एससी एसटी, जिनको ऐसा फील ना हो कि यार वो तो अनरिप्रेजेंटेटेड रह गए, तो इसलिए उनके लिए कोटा लेके आए थे कि उनके लिए सीट्स रिजर्व करी जाएंगी। अब वो कैसे करी जाएंगी सीट्स रिजर्व, वो करी जाएंगी पॉपुलेशन को देखकर। तो ये पूरा इस टॉपिक के अंदर था। ऑल्सो वन मोर थिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट्स, कितनी लोकसभा में सीट जो है 543 में से एससी को दी गई हैं और कितनी एसटी को दी गई हैं। तो 84 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है एंड 47 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, ओके, सो अभी नेक्स्ट पेज पे हमें ये बताया गया है कि अच्छा ये डिसाइड कौन करेगा कि अच्छा पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है, बट ये सब करेगा कौन? सो ये सब जो डिसीजन जो है वो लेती है हमारी डीलिमिटेशन कमीशन, डीसी कमीशन, और ये अकेले नहीं लेती, इसके साथ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मिली होती है, यानी कि डीसी प्लस ईसीआई मिलकर ये चीज डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी रिजर्वेशन देनी है, कहाँ पे देनी है। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, ये पर्पस होता है हमारी डीसी का। पर्पस क्या होता है? टू ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री, की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक किसको किस किधर कितना कोटा देना है और क्या बाउंड्रीज हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की रहने वाली हैं, वो डीसी डिसाइड करता है। और डीसी अकेला नहीं है, वो डीसी ईसीआई के साथ मिलकर ये करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और डीसी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लास्ट पैराग्राफ में कॉन्सिक्वेंटली ये बताया गया है कि कैसे अभी भी कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप्स को जो है वो कोटा नहीं मिलता, सिर्फ एससी एसटी को ही मिला है, जैसे कि वुमेन। अब वुमेन को कब से बोल रहे हैं कि 1/3 सीट्स देनी चाहिए, बट वो अभी तक रिजर्व उनकी लोकसभा में नहीं हुई है। सो ये हमारे लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा बताया गया कि क्या रिफॉर्म्स हो सकती हैं, क्या सुधार हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो बहुत ही डेमोक्रेटिकली हो, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, इम्पार्शियल हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी कास्ट रिलीजन के बेसिस पे। हमारा इलेक्शन सिस्टम बहुत फ्री एंड फेयर हो, ये बहुत बहुत जरूरी है, तभी आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहलाएगी। अच्छा, अब ये कैसे है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? फिर इलेक्शंस इसके लिए कौन सी बॉडी कराती है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं? आपके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और, लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन भी तो कुछ होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है कि कितने। मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक में बात कर रही थी कि वोट्स कितनी एज के लोग दे सकते हैं, इलेक्शन कितनी एज के लोग करा सकते हैं, वो सारे रूल्स में आते हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस करा रही है, मतलब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा रही है। तो वो रूल्स थे क्या? तो मैंने आपको बोला था वो रूल्स के जो आंसर्स हैं
कि राइट टू वोट कितने एज पर है, कंटेस्ट इलेक्शन कितने एज पे है, कौन सी बॉडी कराती है, ये सारे रूल्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसके आंसर्स हम अभी आगे देखेंगे चैप्टर में, मैंने आपको बोला था। अब इस पैराग्राफ में उसके आंसर आएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब हमारा क्या है, मतलब क्या है वो रूल्स फॉलो होने चाहिए। सो रूल नंबर 1 इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है राइट टू वोट एंड राइट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली कि 18 प्लस के बाद आप वोट दे सकते हो। लेकिन क्या हमेशा से 18 प्लस के बाद आप वोट दे सकते थे? तो ऐसा नहीं है। पहले तो बहुत टाइम से हम वोट के लिए लड़ रहे थे कि एटलीस्ट राइट टू वोट तो मिले, फिर वो धीरे धीरे मिला, वुमेन को नहीं मिला, फिर धीरे धीरे सबको मिला, तो वो 18, पहले 21 प्लस था, फिर 18 प्लस हुआ। तो ये बात आपको 1 मार्कर के लिए याद रखनी है कि 1989 में एज 21 थी, पर 1989 के बाद एज हो गई 18 राइट टू वोट की, वोट देने की। सो ये याद रखना है फॉर 1 मार्कर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसी टॉपिक के अंदर फर्स्ट वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि राइट टू वोट कौन दे सकते हैं, और सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लेकिन क्या मिनिमम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी? सो मिनिमम एज आपकी कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है एज अ कैंडिडेट। आप इलेक्ट आप चाहते हो आपको इलेक्ट करें लोग, तो आपकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके ऊपर आप जेल में ना हो। ऐसा नहीं कि आप पे कोई ऑफेंस है कुछ कुछ क्राइम का, और आप 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए, 2 या मोर देन 2 ईयर्स के लिए आप जेल में रहे हो। अगर ऐसा होगा तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे इलेक्शंस के लिए। तो दैट्स द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और वो ऊपर हमने राइट टू वोट पढ़ा। राइट टू वोट, यहाँ पे राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, 25 एज होनी चाहिए, आप जेल में 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए नहीं होने चाहिए। एंड but there are no restrictions on income, education or class or gender on the right to contest elections. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपका कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी आप इलेक्शन कर सकते हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आपने जहां तक भी एजुकेशन करी हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, ये सारी चीजें रीजन नहीं बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये जेंडर है तो मैं नहीं कर सकती या कर सकता, ये चीजें मैटर नहीं करती। बस 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आपके ऊपर कोई ऐसा ना हो कि आप जेल में हो, जेल में रह के फिर आप कैसे करोगे? तो ऐसा नहीं, आप 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए जेल में हो तो आप नहीं कर पाओगे, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। और आपकी एज अगर 25 से कम निकली तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जेंडर वंडर की ये आएगा बीच में और आप नहीं कर पाओगे इनके कारण। दीज आर नॉट गोइंग टू बी द रीजंस, ठीक है। एंड दैट्स वाई हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया है, बिकॉज यहाँ पे हम जेंडर और उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। उनके बेसिस पे हम ऐसा नहीं करते कि इलेक्शन सिर्फ मेन करेंगे या विमेन नहीं, या कास्ट के बेसिस पे या उसके बेसिस पे, विच इज अ गुड थिंग। सो दैट एंश्योर्स कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं। ओके, सो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, अब बेसिकली इसमें ये देखा जाएगा कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, जो पूरा ये इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, उसके भी तो कुछ रूल्स होंगे। अब एज अ पीपल हमारे रूल्स है कि मीटिंग प्लस होनी चाहिए। एज अ आप अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट आप खड़े होना चाहते हो तो आपके भी कुछ रूल्स है कि 25 से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है जो करा रही है ये इलेक्शन, उसके भी कुछ रूल्स होंगे। तो वो रूल्स हैं, वो आर्टिकल 324 के अंदर लिखे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन के रूल कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर लिखे हुए हैं, कि इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगी, वो आर्टिकल 324 के अंदर लिखे हैं। अच्छा, क्या लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर लिखा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुपरवाइज करना है, डायरेक्शन देनी है, कंट्रोल करना है, इलेक्शन प्रोसेस को देखना है, चेक करना है फ्री एंड फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इलेक्शन को कंडक्ट कराना है बहुत ही फ्री तरीके से, बहुत ही जस्ट तरीके से, डेमोक्रेटिकली। उसकी डेट, उसका टाइम, सब कुछ इलेक्शन कमीशन देखेगी। तो ये सारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहने वाली है, ये आर्टिकल 324 में लिखा है। ये हमको पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में लिखा है। 1 मार्क रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वट एवर इस 324 आर्टिकल में लिखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट भी उससे एग्री करती है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट उससे एग्री करती है कि हाँ, इट्स कंप्लीटली करेक्ट, कि इतनी पावर तो ईसीआई को देनी ही चाहिए। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। अब हर एक स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो हर एक स्टेट का इलेक्शन प्रोसेस देखता है कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हर एक स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो देखता है कि अच्छे से इलेक्शन होता है या नहीं हो रहा है ऑपरेट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ईदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1989 में, याद है ये डेट जब ऊपर में हमने पढ़ा था, 1989 में 21 एज थी राइट टू वोट, फिर 18 प्लस हो गई आफ्टर 1989, राइट।
ये डेट फिर से यहाँ पे आई है तो आपके लिए रिमेंबर करना आसान होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत एक ही आर्टिकल और डेट्स बहुत कम है, एक ही डेट है 1989, तो आपके लिए याद करना बहुत आसान होगा इस चैप्टर में, बट इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज्यादा है। नाउ 1989 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंगल मेंबर थी, यानी कि सिर्फ एक ही वहां पे लीडर होगा, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक ही ऑफिसर होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको क्या कर दिया गया कि लेट्स डू मल्टी मेंबर, दो और इलेक्शन कमिश्नर को उनके साथ अपॉइंट करा गया, यानी कि पहले सिर्फ ईसी आए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पूरे सर्कल में पूरे इलेक्शन प्रोसेस को वो संभाल रहे हैं, पर बाद में दो और को अपॉइंट करा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया दो और को अपॉइंट करा, तो तीन हो गए, मल्टी मेंबर कर दिया, सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर कर दिया। पर उसके बाद फिर से इसको रिवर्ट करके फिर से सिंगल मेंबर कर दिया, सिंगल मेंबर मल्टी मेंबर फिर से सिंगल मेंबर, फिर सिंगल मेंबर से हमने सोचा कि नहीं यार जम नहीं रहा है, 1993 में फिर से इसको वंस अगेन अपॉइंट कर दिया, बाकी दो को फिर से, और इसको फिर से मल्टी मेंबर बना दिया, यानी कि फिर से मल्टी मेंबर। तो आपको याद रखना एसएमएस, एसएमएस हम करते हैं, लास्ट में एक और एम है, एसएमएस एम, तो पहले सिंगल फिर मल्टीपल फिर सिंगल फिर मल्टीपल फाइनली, ठीक है। तो अब फाइनली फिलहाल का स्टेटस ये है कि तीन मेंबर है, एक चीफ है और बाकी दो उनके अंडर है, लेकिन तीनों की पावर सेम ही होती है, और अब तीन मेंबर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1989 में सिंगल था, फिर मल्टीपल हुआ, फिर सिंगल था 1989 में, पर सबसे स्टार्टिंग में क्या था, सिंगल मेंबर, और अभी एंड में क्या है, मल्टीपल मेंबर। मल्टीपल मेंबर कब बना, फाइनली 1993 में बना, और उसके बाद से मल्टीपल ही रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड हैज रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन, और उसके बाद से मल्टी मेंबर, ये सिंस देन यानी कि जब से मल्टी मेंबर ही है, तो याद रखना 1993 से मल्टी मेंबर है। इनिशियली देयर वर मेनी अप्रहेंशंस अबाउट अ मल्टी मेंबर कमीशन, देयर वाज अ शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द chief election commissioner and the other commissioners about who had much power, कि who had how much power, कि किसके पास कितनी पावर होगी। द मैटर हैड टू बी सेटल बाय द सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं बताता हूँ किसके पास कितनी पावर होगी, तो उन्होंने बोला now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is greater accountability। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो मल्टी मेंबर, सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ, ये सबसे बेस्ट डिसीजन था, सिंगल मेंबर नहीं है मल्टी मेंबर है, वो अच्छी बात और यही रहेगा आपसे, क्यों, क्योंकि पावर शेयरिंग हो रही है, पावर शेयरिंग हो रही है तो किसी एक पे बर्डन नहीं आ रहा। दूसरी चीज इससे क्या हो रहा है कि मिसयूज होने के पावर कम चांसेस है, जब तीन लोग हैं तो वो तीनों एक दूसरे पे भी सुपरविजन रख रहे हैं, तो पावर मिसयूज होने का कम चांसेस है, ठीक है। तो दो चीज अच्छी हुई, एक डेमोक्रेसी, हम तभी तो डेमोक्रेसी ला पाएंगे जहां पे पावर शेयरिंग हो रही है और बर्डन भी नहीं आ रहा किसी एक पे, और तीसरा मिसयूज भी नहीं होगा पावर का, चांसेस लेस हो जाते हैं मिसयूज पावर का होने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सबसे बेस्ट डिसीजन है कि मल्टी मेंबर है। उसके बाद इन्होंने बताया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन, यानी कि टॉप का जो एक होगा वो सीईसी होगा, और जो बाकी दो इसके मेंबर होंगे वो ईसी होंगे। ये तीन मेंबर है हमारे, टॉप पे सीईसी और दो इसके जो मेंबर होंगे वो होंगे ईसी, ठीक है, वो होंगे ईसी, बट डज नॉट हैव मोर पावर्स देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। लेकिन सीईसी के पास ऐसा नहीं कि ज्यादा पावर्स होंगी इन दोनों ईसी से, तीनों के पास इक्वल पावर होंगी। द सीईसी एंड द टू इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस एज अ कलेक्टिव बॉडी, तीनों के पास इलेक्शन के रिलेटेड डिसीजन लेने की इक्वल पावर होगी। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे अपॉइंट करता है, वी ऑल नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम, ठीक है, ठीक है, सीओएम। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो टेन्योर है 6 ईयर, 6 ईयर टर्म है, ठीक है, अपॉइंट होने का, या तो मतलब 6 साल तक रहेगा, हर 6 साल बाद अपॉइंट होगा, या तो 65 एज, जो भी पहले आ जाए, अगर 65 एज पहले किसी की हो जाती है वो रिटायर हो जाएंगे और कुछ कोई और इलेक्ट हो जाएगा। अगर 65 ईयर्स किसी के पास में नहीं आ रही है तो 6 साल अगर पहले वो कंप्लीट हो जाए तो वो, तो या तो 6 ईयर पहले हो जाए या तो 65 एज पहले आ जाए, तो ये क्राइटेरिया जो है सीईसी या ईसी के लिए अपॉइंट होने के लिए। कितने मेंबर है, तीन मेंबर है। मल्टी मेंबर का सिस्टम कब आया, 1993 में। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। अगर अब हटाना हो तो प्रेसिडेंट हटाता है, अगर हमें हटाना हो सीईसी या ईसी को, किसी को भी, तो हमने देख लिया वो अपॉइंट कैसे होते हैं। अगर हटाना हो तो, अगर हटाना हो तो प्रेसिडेंट हटाते हैं, और क्या सिस्टम रहता है उसका, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सेपरेटली, दोनों में अलग अलग हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी
SPM लिख देती हूँ, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी वैसे हम चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है बेसिकली, इन शॉर्ट अभी बता रही हूँ। एक होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी यानी कि आप ले आए 50% +1, ये हमारा सिंपल मेजोरिटी होता है, ठीक है, ये हमारा होता है सिंपल मेजोरिटी। सो 50% +1 के साथ साथ हमें क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50% +1, और इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग। 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, मतलब उस समय कितने प्रेजेंट है उस हाउस में, उसका 2/3, उसका 2/3 चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 60 प्रेजेंट है, 60 का 2/3 करो, और ये जो भी आपका आंसर आएगा वो हो गया ये इसका आंसर निकलेगा 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी कि उस समय जितने प्रेजेंट है उसका 2/3, मान लो 60 प्रेजेंट है तो उसका 2/3 कर देंगे, और उसके ऊपर और जो भी आंसर आएगा उसमें हमें ऐड करना है प्लस 50% +1, यानी कि सिंपल मेजोरिटी। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है स्पेशल मेजोरिटी का। तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, अगर हमें इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर में से किसी को भी हटाना है, और फिर प्रेसिडेंट जो है साइन करता है उसके ऊपर, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी ड्यूटीज क्या होती है, इसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज इन सारे पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है कि देखो हमारा इलेक्शन होता है, अब वो जो इलेक्शन हो रहा है उसका टाइम कौन डिसाइड करता है कि किस टाइम पे होगा, किस डेट पे होगा, राइट, वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो डिसाइड करती है कौन से दिन करना है, जिस दिन करना है उस दिन कोई फंक्शन तो नहीं, कोई इवेंट तो नहीं, कुछ ऐसा क्लैश तो नहीं हो रहा किसी और इवेंट से, ये सारी चीजों का ध्यान रखना, फ्रीली तो हो रहा है, पूरी जांच करना, पूरी स्क्रूटिनी यानी कि जांच करना, टाइम सेट करना, डेट सेट करना, ठीक है, और ये देखना जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कहीं भी मान लो दंगे हो गए या कुछ हो गया, तो चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर होता है हर एक स्टेट में, एक मैंने बताया था, वो चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर से हमेशा कांटेक्ट रहता है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और वो बताता रहता है चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर की कहाँ पे क्या सीन चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा मतलब उसी के अंडर सारी चीजें हो रही होती हैं। इवन जो आप देखते हो इलेक्शन जब चल रहे होते हैं, पुलिस खड़ी होती है कि दंगेबाजी ना हो, सब सही रहे, तो वो पुलिस जो है वो भी, मतलब कोई भी पुलिस नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी गलत किसी भी टाइप से ना हो, उस पर ध्यान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, कहाँ से ट्रांसफर करना है या ट्रांसफर नहीं करना, वो सारा ध्यान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बेसिकली मैंने आपको बताया था बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि रिफॉर्म्स यानी कि इलेक्शन के प्रोसेस में हमें क्या सुधार लाना है, क्या चेंजेस लाने हैं। सो हम सब ने बहुत सारे चेंजेस पढ़े, ऊपर ही हमने पढ़ लिए थे, जैसे विमेन को 1/3 सीट उनकी रिजर्व होनी चाहिए, जो नहीं है रिजर्व, तो कितना अच्छा होगा अगर वो रिजर्व हो जाए, ठीक है। जो कैंडिडेट्स है मान लो उनका कोई क्रिमिनल केस है, ये राइट, तो उनको नहीं होना चाहिए कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और थर्ड, ये तो हमने पढ़ लिया, 1/3 सीट मिलनी चाहिए वुमेन को, ठीक है। प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट बनने चाहिए, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट बनने चाहिए, और जो ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, बिल्कुल घपला ना हो सके, तो बहुत रूल्स स्ट्रिक्ट बनने चाहिए। गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है, ज्यादातर तो लोग इसलिए पॉलिटिशियन नहीं बनते कि जी उनका इंटरेस्ट हो, कि पैसा बहुत लगता है जेब से, तो हाँ अगर गवर्नमेंट वो फंड करे तो मे भी किसी का अगर सपना हो तो वो पूरा हो सकता है, अगर उसमें सही में काबिलियत भी हो। ऑल्सो देर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन, बिल्कुल भी हमें ध्यान रखना है कि बैन होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या आप कह रहे हो कि सिर्फ इसी रिलीजन के लोग जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, या इसी कास्ट के लोग, तो वो अभी भी अगर ऑन ग्राउंड कहीं अगर हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। ऑन ग्राउंड भी चीज उतनी ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे, तो इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर चीज, तभी वो डेमोक्रेटिकली होगी चीज। ये तो हमने चलो लीगल पढ़ लिया। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स और भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि हमें खुद एज एन इंडिविजुअल ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हम आवाज ना उठाए उसके अगेंस्ट, प्रोटेस्ट करो, आवाज उठाओ उसके अगेंस्ट, एंड एज एन इंडिविजुअल हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम राइट टू वोट यूज करें, अगर हम 18+ है तो हम जाए, हम राइट करें, हम राइट है हमारे पास तो क्यों ना वोट देने जाए। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ रहे हैं, हम वोट देने नहीं जा रहे कि कौन जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एज एन इंडिविजुअल
हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सो ये अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स हमें खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। सो विद दिस हमारा चैप्टर फाइनली यहाँ पे एंड होता है। आई होप सो कि मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया हो और सिंपल करा हो, डायग्राम से, फॉर्मूला से, हर चीज को एक्सप्लेन करा हो बहुत अच्छे से। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।